हेलो नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज भी मैं तिलक से संबंधित ही चर्चा करूँगी। तिलक से संबंधित उनके स्वराज्य संबंधी विचारों पर प्रकाश डालूंगी। तिलक के स्वराज्य संबंधी विचार, ये भी बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर से संबंधित पेपर रहेगा और कई क्वेश्चन तिलक से संबंधित आते भी हैं। आज हम पढ़ाएंगे तिलक का लक्ष्य स्वराज्य। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज्य। उनका बहुत बड़ा यही आशय रहा, उन्होंने स्वराज्य पर सबसे ज़्यादा उन्होंने विचार किया है। उनका एक कोटेशन भी है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। स्वराज्य से संबंधित लोकमान्य बाल गंगाधर स्वराज्य से ज़्यादा चर्चित में रहे। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बड़ा गहरा अध्ययन किया था, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्मराज। धर्मराज का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो। स्वराज्य इस धर्मराज की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। प्रत्येक भारतीय का धर्म आदर अर्थात कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने घोषित किया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा देश है, हमें चाहिए। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व भली भांति समझने के लिए हमें इसकी तुलना दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज्य संबंधी धारणा से करनी होगी। उदारवादी नेता स्वराज्य की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था। क्या था? तिलक की प्रेरणा का स्रोत था प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन, जबकि और नेता ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त करते रहे प्रेरणा। लेकिन तिलक ने ब्रिटिश इतिहास और संस्थाओं को महत्व न देकर भारत की प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन पर महत्व दिया था, जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बतलाया गया था। इस प्रकार उनकी स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्य बाद राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है, इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की थी। स्वराज्य से तिलक का आशय क्या था, इससे बात करते हैं कि सन 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यधिक सामान्यानुकूल और व्यवहारिक बना लिया। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 के अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटिश के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय होता है। वह कहते हैं स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के जो आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। उल्लेखनीय बात यह थी कि तिलक ने अपनी पूर्ण धारणा अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की आकांक्षा का परित्याग नहीं किया था, वरन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव दिया था। यह पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। वह
स्वराज्य से संबंधित इस आधार पर स्वराज्य का आशय यह था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। इस आधार पर भी उन्होंने यह कहा था कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। तिलक भारतीय शासक प्रणाली के मूलभूत परिवर्तक चाहते थे। तिलक के जीवनी लेखक परवर्ते लिखते हैं कि तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानीय संबोधन जोड़े गए हैं उनमें लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिपादक अवश्य जुड़ जाने चाहिए। परवर्ते आगे लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि स्वराज्य की तिलक की धारणा मुख्यतः शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं वरन शासन के मूल प्रयोजनों से अधिक संबंधित है। वे चाहते थे, चाहे हम इस बात को स्वीकार कर लें कि जीवन के अंतिम वर्षों में तिलक ने स्वराज्य को लगभग उसी आशय से ग्रहण कर लिया था जिस आशय से उदारवादी नेताओं ने इसे ग्रहण किया था, लेकिन इस प्रसंग में तिलक और उदारवादी नेताओं में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर है। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है और मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने की एक ही औषधि है, वास्तविक सत्ता। वह सिवाय चिंतामणि भी लिखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का चरम लक्ष्य था और अपने समकालीन राजनीतिक युगों में उन्होंने इसके लिए सबसे अधिक कष्ट सहन किया। वह अंग्रेजों की न्यायप्रियता उदारवादी विचारधारा में अविश्वास करती थी। वह इसमें विश्वास नहीं करते थे कि अंग्रेज हमारे साथ न्यायप्रियता का न्याय बता रहा है या उदारवादिता बता रहा है। उन्हें तो केवल स्वराज्य से मतलब था कि तुम हमारे देश से चले जाओ, हमारा देश हमें वापस दे जाओ। आशा करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।